वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड हिंदी ये न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 16 रीढ़ की हड्डी और इसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो ये बहुत ही अच्छा जो है एकांकी नाटक है जो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और मैंने ये जो लेसन है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और चरित्र चित्रण भी बताया है। इससे पहले लेसन का आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको और भी सब्जेक्ट्स के 10th और 12th के वीडियो मिल जाएंगे जिसमें होम साइंस, डेटा एंट्री, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, ये सारे वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है 10th और 12th के पेंटिंग्स के, तो आप देख सकते हैं। मैंने चरित्र चित्रण बताया था तो ऑलरेडी मैंने जो है लड़के के पिता के बारे में और जो है लड़की उमा के पिता के बारे में, उनके चरित्र चित्रण के बारे में मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बताया था। जो राम स्वरूप है वो उमा के पिता है, यानी जो लड़की है उसके, और गोपाल प्रसाद जो है शंकर के पिता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बेटे की शादी की बात है और किस तरीके से उनका व्यवहार है या किस तरीके से उनका चरित्र है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर हम उमा के चरित्र चित्रण के बारे में बात करेंगे या वो किस तरह की है बात करेंगे, और लड़का जो है शंकर उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो उमा एकांकी की महत्वपूर्ण पात्रा है या हम बोल सकते हैं कि मेन कैरेक्टर है या एक्टर है या जो सकते हैं किरदार है, वो एक सामान्य लड़की है, साधारण लड़की है जो उच्च शिक्षित है, यानी कि वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है या वो अच्छी पढ़ी लिखी है। लड़के वाले उसे कई बार देख चुके हैं लेकिन विवाह निश्चित नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं कि आज के समाज में बार बार, आज तो बहुत कम हो गया है लेकिन पहले के जमाने में बार बार लड़कियों को देखने के लिए आते थे और शादी की बात बहुत ही सोच समझ के लेन देन की बात करके की जाती थी। तो एक सामान की तरह बार बार उसे लड़के वालों को दिखाया जाना बुरा लगता था, बुरा लगता है। अगर आपको कोई बार बार देखने आए और फिर कुछ जवाब नहीं दे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से उमा की यहाँ पर हालत बोल सकते हैं परिस्थिति है। इसीलिए देखने दिखाने में अब उसकी कोई रुचि नहीं। लड़के वाले उसमें सभी गुणों की अपेक्षा करते हैं, सिलाई बुनाई, पेंटिंग, गाना आदि। तो हम देखते हैं कि जब लड़की देखने के लिए आते हैं तो पूछते हैं खाना बनाना आता है क्या नहीं, सिलाई बुनाई आती है क्या नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे उमा को जो भी देखने आता था बार बार यही बात करता था। वो बार बार महसूस करती है जैसे विवाह के बाजार में लड़के वाले खरीदार हो और लड़कियां कोई वस्तु हो जिनकी ना कोई इच्छा है ना कोई मोल। उमा का गोपाल प्रसाद से सीधे प्रश्न करना और जवाब देना उन्हें अपनी बेइज्जती लगती है। उमा को सवाल पूछती है। उमा आधुनिक स्त्री है, यानी कि आज नए जमाने की लड़की है जिसका अपना व्यक्तित्व है, उसका जो है खुद की आइडेंटिटी है, अपने विचार है, रुचि अरुचि है और सच्ची बात कहने का साहस भी है। बेबसी, पीड़ा, असमर्थ एवं आक्रोश उमा के चरित्र के कई आयाम हैं। ये उसके व्यक्तित्व को जीवंत प्रदान करते हैं। पूरा कथनांक उसी के इर्द गिर्द रचा गया है। उमा का गोपाल प्रसाद से प्रश्न करना उसके शिक्षित एवं स्वाभिमानी होने का लक्षण है। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है ना, वो खुद हर चीज में हामी हानि मिलाते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं। तो यहाँ पर उमा को जो है एक ऐसी लड़की बताया गया है जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो कुछ सवाल जवाब पूछती है। यह एक शंकर ये लड़का है जिसकी शादी की बात उमा से हो रही है। यह एकांकी का गौण पात्र है। यह एक सामान्य नौजवान है जो स्वस्थ और व्यक्तित्व दोनों में कमजोर है, यानी कि स्वास्थ्य में स्वस्थ भी नहीं है और व्यक्तित्व भी उसका इतना अच्छा नहीं है। पढ़ाई लिखाई में औसतन से भी कम है, इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, इसलिए फेल होता रहता है। पिता के आगे दबकर रहता है और आत्मविश्वास और स्वाभिमान की कमी है। पुरुष है इसलिए केवल तनकर बैठने को ही
अपना गुण मानता है, हालांकि उसमें रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, अर्थात दृढ़ता के साथ अपनी राय व्यक्त करने का साहस ही नहीं है। वह हर वक्त पिता की हाँ में हाँ मिलाता है, पिता ही उसके लिए सब कुछ तय करते हैं। लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक के प्रसंग में से शंकर की चारित्रिक कमजोरी का पता चलता है। अन्य पात्रों में प्रेम और रतन है। प्रेमा उमा की माँ है। जो उमा है, यहाँ पे जो लड़की है वो प्रेमा उसकी मम्मी है, जो मानती है कि ज्यादा पढ़ने से दिमाग बिगड़ जाता है। केवल स्त्री सुबोधनी पढ़ना ही लड़कियों के लिए पर्याप्त है। वह भी स्वीकार करती है कि सुंदरता स्त्री का अनिवार्य गुण है, प्राकृतिक ना हो तो बनावटी ही सही। रतन नौकर है जो बात बे बात मालिक की डांट सुनता रहता है। वह एकांकी में सिर्फ आरंभ और अंत में ही दिखाई देता है। तो ये पूरा एकांकी जो है दिखाया गया है यहाँ पे। जो यहाँ पर उमा की जो माँ है प्रेमा, जिस तरीके से वो कहती है कि सुंदरता ही जो है सब कुछ है, अनिवार्य गुण है। तो हम आज भी समाज में देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर जो लड़की सुंदर है वही काफी है, और पढ़ी लिखी नहीं है तो भी चलेगा, है ना। सुंदर बहू आएगी तो सब देखने आएंगे और बहुत ही नाम होगा। और लेकिन जब लड़की के जीवन में कोई तकलीफ आती है तो कोई भी उसे संभालने के लिए नहीं आता है। तो सुंदरता की जगह एजुकेशन, पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं उमा ने शिक्षित हुई है। संवाद योजना हम देख लेते हैं। एकांकी में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके माध्यम से एक और कथा का विकास होता है तो दूसरी ओर पात्रों के चरित्रों पर प्रकाश डाला जाता है। उनका आपसी संबंध भी संवादों के माध्यम से खुलता है। एकांकी में गयात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वर्णन और विवरण की जरूरत नहीं होती। यह अभिनय और दृश्यों से परिपूर्ण होती है। तो संवाद के द्वारा ही हमें पता चलता है। संवाद का मतलब होता है डायलॉग्स। जिस तरह के डायलॉग्स होते हैं उसी से हमें पता चलता है कोई भी कैरेक्टर, कोई भी चरित्र कैसा है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के संवाद छोटे, प्रभावपूर्ण और पात्रानुकूल है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं लिखने के लिए कि आप एकांकी का जो संवाद योजना है वो किस तरीके की थी, तो वो आपको लिखना जरूरी है। एकांकी में हमारा पहला परिचय रतन और रामस्वरूप से होता है। रामस्वरूप रतन को डांटता है, उसका मजाक उड़ाते हैं और वह पत्नी प्रेमा को झिझक देते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद की हाँ में हाँ मिलाते हैं। गोपाल प्रसाद फितरी आदमी है, ढींगे मारता है। 4 पैसे की ढेर सी मलाई आती थी। एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई। विवाह उसके लिए बिजनेस है। ये सारी बातें इसमें बताई गई है, डायलॉग दिए गए हैं। सबसे प्रभावशाली संवाद उमा के हैं, जो उसकी मन स्थिति को स्पष्ट करते हैं। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता। यहाँ पर एक व्यंग है कि जब कुर्सियां या जो है टेबल्स बेचने के लिए रखे जाते हैं तो कोई उनसे पूछता नहीं है। वैसे ही लड़की को भी देखने आते हैं और बात करते हैं तो कोई लड़की के बारे में पूछता नहीं है। क्या लड़कियों के दिल नहीं होता है? कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? ये भी यहाँ पर व्यंग्य जैसा है। संवादों में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिनसे उनकी प्रभावक्ता बढ़ गई है। इस प्रकार के प्रयोग से अर्थ में भी नयापन आया है। जी, वह तो इन 2 शब्दों के बीच के अंतराल के साथ ही पात्र की मानसिक दशा का भी उद्घाटन होता है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, यानी पूछा जा रहा है, जैसे बोलने के साथ ही कुछ सोचा भी जा रहा है। एकांकी के अंत में उमा पूछती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यानी बैकबोन शब्द का 2 बार प्रयोग उमा के आवेश को दिखाता है और साथ ही वो बैकबोन पर बल देना चाहती है। यही एकांकी का
केंद्रीय संवाद भी है, संवादन है। तो यहाँ पर बैकबोन माने कि जो दृढ़ होके आगे आकर अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जिम्मेदारियां ले सके, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सके, बात कर सके और हर जगह पे डिसीजंस ले सके। यहाँ पर हम इस एकांकी में देखते हैं कि जो लड़का है शंकर, वो कोई डिसीजन नहीं लेता है। उसके बिहाफ में उसके पापा जो है बार बार सब जगह डिसीजंस लेते हैं। उसमें कॉन्फिडेंट की कमी है, उसमें कोई आत्मविश्वास नहीं है। शादी वो करने मतलब शादी उसकी होने वाली है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। तो इसलिए उमा जो है वहां पर कहती है बैकबोन, यानी कि वो बिल्कुल भी डिसीजंस नहीं लेता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, क्लियर हुआ होगा। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।